लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग सब्सटेंस के देख ली थी, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। तीनों ग्राफ ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म्स में मैंने बता दिया था आपको। तो तीनों के साथ जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और उनके मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में और मटेरियल के अंदर, ये सारी बातें मैंने बताई थी कॉस्मिक कैसे होता है। एक छोटा सा टेबल के साथ हम बता देते हैं कि तीनों में जो रिलेशन होता है, जैसे अगर हम बनाना चाहें स्केलों को अभी बना ही लेते हैं इस तरीके से। यहां पर हमने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस लिख दिया, यहां पर पैरामैग्नेटिक लिख दिया और यहां फेरोमैग्नेटिक। ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल है। तो यहां पर हमने ये बताया था कि इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता था, अलाइनमेंट, वो 0 होता था, अगर आपको याद हो। तो हमने ये बताया था कि जो अपोजिट फील्ड होती थी, बीकर से स्ट्रॉन्गर से बीकर की तरफ इनका हो जाता था, जिसकी वजह से ये जो म्यू नॉट होता था, आपको बताया था जो बी नॉट होता है वो ज्यादा होता था किससे, बी फील्ड से, जो नेट फील्ड होती थी या मटेरियल के अंदर जो फील्ड होती थी, जिसकी वजह से म्यू नॉट ग्रेटर होता था किससे, म्यू एम से या मीडियम से, इस तरीके से। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अलग होता था, यहाँ पर ये म्यू जो होता था ये ज्यादा होता था म्यू नॉट से, और इसकी वजह से क्या होता था कि इन दोनों का जो रेशियो होता था यहाँ पर वो 1 से कम होता था। अगर हम ये रिलेटिव देखें तो म्यू एम अपान म्यू नॉट ये लेस देन 1 होता था, या हम ये कह सकते हैं कि म्यू आर जो होता है ये लेस देन 1 होगा, इस तरीके से। जबकि इसके केस में अगर आप देखेंगे तो ये म्यू एम जो होगा ये ग्रेटर देन म्यू होगा, या म्यू एम जो होगा ये म्यू नॉट से ये बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होगी वो 1 से बड़ी होगी, ये मैंने बताया। ऐसे हम कायम की बात करी थी हमने, तो हमने कहा था कि कायम जो होगा इसका वो 0 से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि हमने बताया था कायम के लिए, अगर आपको याद हो तो ये होता था म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस कायम, और ये वैल्यू अगर क्या है 1 से छोटी है तो ये उधर जाएगी, तो ये 1 से अगर छोटी आ रही है और ये 1 है तो ये माइनस उधर जाएगा, तो -1 हो जाएगा। मतलब कायम जो होगा वो म्यू आर माइनस एम होगा, सॉरी -1 होगा, और ये 1 से छोटा है और ये माइनस है, तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू जो आएगी वो 1 से, ये 1 से छोटा होगा और ये कंप्लीट -1 है, तो ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू, मतलब -1 या -1 के बराबर या कम से कम आएगी। तो ये क्या होगी, माइनस में ही वैल्यू आएगी। और अगर ये वैल्यू, क्योंकि हमेशा माइनस, सॉरी ये 1 से कम होगा, या आप ये बोल सकते हो कि ये चीज जो आएगी वो यहाँ से नेगेटिव होगी। और दूसरी चीज ये है कि ये 0 से कम होगी, ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, तो बहुत ज्यादा होगा तो ये -1 होगा। तो इसको हमने इस तरीके से रेंज के फॉर्मेट में लिखा था, अगर याद हो आपको। तो हमने कहा था कि कायम जो होगा वो 0 से छोटा होगा और इक्वल होगा या बराबर होगा -1 के। ये रेंज मैंने आपको बताई थी। ये तो तीनों चीज आप ध्यान रखेंगे इसमें। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बताया था कि ये जो ये क्या बहुत ज्यादा होता है किससे, म्यू नॉट से। तो ये म्यू एम अपान म्यू नॉट जो होगा ये मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, या रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होगी म्यू आर, ये क्या होगी, मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो जो कायम होगा ये भी 1 से काफी बड़ा होगा, मतलब हायर पॉजिटिव नंबर होगा। अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा, और इसको देखेंगे तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर नहीं होगा, ये 0 से तो बड़ा जरूर होगा कायम। यहाँ आप देखेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 होगा,
या आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन तो 0 होगा, लेकिन ये पॉजिटिव भी बहुत बड़ा नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव में स्लाइटली पॉजिटिव होता है, तो ये 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के साथ ही होगा ये। जैसे आप बोलेंगे कि ये है, और यहाँ पर ऐसा होगा कि 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन ये हमने एक साइलेंट लिख दिया है, ये क्या है, एक लो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये साइलेंट की बात करें, ये क्या चीज है, तो ये जो है एक लो पॉजिटिव वैल्यू है, लो पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ ये लो पॉजिटिव होगा, मतलब जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव जरूर होती है, लेकिन 1 से भी लगभग छोटी होती है, कम होती है। और यहाँ पर बात करेंगे तो ये नेगेटिव होती है, और रेंज भी बता दिया कहाँ से कहाँ लाई करेगी, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये बहुत ज्यादा होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यही तो इसी पे हम ग्राफ भी बना दे रहे हैं तीनों का एक साथ, तीनों में कंपेरिजन आप जानते रहे, कंपेयर करके कई बार एग्जाम में पूछा है, तो कंपेरिजन यही बना दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा डायामैग्नेटिक के लिए, तो कभी अंतर पूछे या एक साथ पूछे तो आप डायामैग्नेटिक के लिए काइम में और इसमें रिलेशन पूछेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, तो ये डिपेंड नहीं करता है बेटा, और डिपेंड नहीं करता और नेगेटिव वैल्यू होगी इसकी, तो ऐसा ग्राफ होगा। और यही अगर पैरामैग्नेटिक में पूछता है, पैरामैग्नेटिक के लिए ये सब आप बना के आएंगे अच्छे से, एग्जाम में अगर पूछता है तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर और काइम में जो ग्राफ होगा, मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से डिपेंड करता है। जो काइम होता है वो म्यू नॉट अपॉन टी होता है सी टाइम्स, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्स में प्रोपोर्शनलिटी रखता है, मतलब ये इस टाइप का ग्राफ होता है, आर एस टाइप का ऐसा। और तीसरा ये जब हम फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे, तो ये जो ग्राफ होगा इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ये जो हो जाएगा आपको ये काइम है और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो ये एक लेवल तक तो क्या करेगा, ऐसे डिक्रीज करेगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ेगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटेगी, लेकिन एक लेवल से ज्यादा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये पैरामैग्नेटिज्म को अडॉप्ट कर लेगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। और इस टेम्परेचर को भी मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो कहा था इन्वर्टेड टेम्परेचर। और फेरोमैग्नेटिज्म के लिए मैंने कहा था जो काइम की वैल्यू होती है वो होती है C टाइम्स T माइनस टी नॉट TC, इसी को ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट कहते थे ये। इसके बाद फिर ये पैरा, अगर इससे बियॉन्ड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पैरामैग्नेटिज्म को फॉलो करने लगता था, अगर याद हो आपको। और ये फेरोमैग्नेटिक, ये तो ये ओवरऑल मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो पिछले टर्म पे मैंने पढ़ाया था तो थोड़ा सा रह गया था, ये पूरा डिटेल हो गया। इसके बाद हम लोग हिस्टेरेसिस पढ़ते हैं और ये टॉपिक कंप्लीट होगा आज, नोट करिए इसे। इसे नोट कर लिया होगा आपने। अब इसमें सिर्फ और केवल सिर्फ आपको क्या करना है, ये तीनों बिल्कुल फॉर्मेट क्लियर है, बस इसमें आपको बुक से देख करके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल जो टेबल में बने हुए हैं उनको लिख लेना है, अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है। सारे मुझे याद नहीं है एज इट इज। इसके बाद आपको जो कुछ के क्यूरी टेम्परेचर भी दिए हुए हैं उनको भी एक बार ऐसे मोटा मोटा देख लेना, किसका क्यूरी टेम्परेचर किससे ज्यादा होता है, कितना होता है। सारे का याद नहीं करना है, बस आपको ध्यान रहे थोड़ा सा। इसके बाद एक टर्म होता है हिस्टेरेसिस, ये हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। हिस्टेरेसिस जो होती है इसका अगर हम मीनिंग की बात करें, ये होता है लैगिंग बिहाइंड। और मैग्नेटिज्म में अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये प्लॉट होता है दो चीज के बीच में, एक तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और दूसरा जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में। जैसे ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I और ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। तो इनके बीच का ये प्लॉट होता है जब हम पूरी कंप्लीट साइकिल को लेते हैं, मतलब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की कंप्लीट साइकिल लेते हैं, तो उस दौरान जो हम क्या करते हैं, इस पे प्लॉट बनाते हैं, उसी को हिस्टेरेसिस कहते हैं। तो हिस्टेरेसिस जो होता है वो प्लॉट होता है किनके बीच का, वो होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन द कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो अगर हिस्टेरेसिस को हम लिखना चाहें तो ये क्या है, इट इज प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I लिख देते हैं ब्रैकेट में एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी H फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ, पूरी साइकिल के लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। मतलब हम क्या करेंगे, एक बार फील्ड H को क्या करेंगे, उसके अलोंग लगाएंगे, मतलब सारे डोमेन अलाइन होने देंगे, और उसके बाद फिर रिवर्स डायरेक्शन में H लगाएंगे, तो फिर से सारे डी, सारे तो नहीं होंगे लेकिन फिर से क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होगा। जो अलाइन होंगे वो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे। तो फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है, इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस। ये प्लॉट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी H किसके लिए, फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, इट इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस। क्लियर है हिस्टेरेसिस क्या होगा, नोट कर लीजिए इसे। ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, इनके बीच में जब प्लॉट बनेगा तो जो एक लूप बनता है, उसी लूप को हिस्टेरेसिस कहते हैं। इट इज द प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, देन लूप फॉर्म इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। लूप फॉर्म, जो लूप बनता है, is called hysteresis। इसे हम हिस्टेरेसिस कहेंगे। अब इसके बाद जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि नोट हो गया होगा ये, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाते हैं, क्या चीज, H को, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाते जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं इसे, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। अगर इसको बढ़ाते जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन
ये बढ़ता जाता है। और तब ये बढ़ता जाता है, उसका रीजन ये होता है कि ये इस वजह से बढ़ता है कि जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो उसका रीजन ये होता है कि ये वैल्यू इस वजह से बढ़ती है कि ज्यादातर डोमेन जो होते हैं वो अलाइन होने लगते हैं किसकी तरफ, फील्ड की तरफ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे एज एच इंक्रीजेज, या आप ये लिख सकते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। या मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इंक्रीजेज intensity of magnetization also increases, intensity of magnetization मतलब I also increases because, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो डोमेन अलाइनमेंट होता है वो क्या होने लगता है, बिकॉज ऑल मैग्नेटिक डाइपोल और डोमेन अलाइन द टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या H, बिकॉज डोमेन्स आर aligned towards applied magnetic field, applied magnetic field। ये डोमेन क्या होते हैं, इस तरीके से अलाइन होने लगते हैं। और जैसे जैसे ये अलाइनमेंट बढ़ता जाएगा एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जैसे अगर हमने यहां से स्टार्ट करा इस तरीके से, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसके बाद फिर क्या होगा कि इसमें फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर हम यहां से इसको और बढ़ाते हैं तो अब चाहे जितना हम क्या कर लें बढ़ा लें, ये क्या नहीं होगा, आगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अब नहीं बढ़ने वाली। उसका रीजन ये होता है, इसे सैचुरेट कह देते हैं कि अब सैचुरेट हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सैचुरेशन पे आ गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे डोमेन क्या हो चुके होंगे, अब अलाइन हो चुके होंगे। तो अब एक्सटर्नल फील्ड को चाहे जितना बढ़ा लो फर्दर अलाइनमेंट नहीं होगा, मतलब फर्दर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगी। इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो यहां से अगर सारे डोमेन अलाइन हो गए, ये हम लिख सकते हैं कि व्हेन ऑल डोमेन आर अलाइन्ड then substance become magnetically saturated, then it become magnetically saturated, मतलब अब सैचुरेट हो गया, सैचुरेटेड, क्योंकि सारे के सारे डोमेन्स क्या हो गए, अलाइन हो गए। अब ये क्या हो गया, सैचुरेशन आ गई। अब बियॉन्ड दिस वैल्यू हम H को चाहे जितना बढ़ाएं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या, सॉरी मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा, बिकम्स मैग्नेटिकली सैचुरेटेड बियॉन्ड दिस magnetic intensity beyond this magnetic intensity there is no further increment in the further increment in the intensity of magnetization।
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में फिर फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे डोमेन क्या हो चुके होंगे, अलाइन हो चुके होंगे। ये नोट करिए इसे। थोड़ा क्रिटिकल टाइप का टॉपिक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि वापस इसे छोड़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब डोमेन जो अलाइनमेंट है वो सारे के सारे फिर से रैंडमाइज हो जाएंगे। ज्यादातर डोमेन की साइज जो है वो वैसे ही बनी रहती है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती है। तो इससे हम ये बोलते हैं कि जैसे ये ग्राफ जो है वो है आई और एच के बीच में। तो मैंने बोला कि ये जब जीरो था धीरे धीरे ये बढ़ता गया इस तरीके से, और फिर ये कांस्टेंट हो गया ऐसे। अब जैसे जैसे हम इस फील्ड को हटाते जाते हैं, फील्ड को हटाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही फील्ड हटाएंगे सारे के सारे फील्ड को जीरो किया तो फिर से ये जो है मैग्नेटाइजेशन इसका जीरो हो गया, ऐसा नहीं है। इसका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा। अगर हम फील्ड को कम करते जाएं तो जैसे जैसे फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी इसकी भी वैल्यू कम होती है, बट इस एक्सटेंट से कम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन ये फिर से ऐसे रिट्रेस कर जाए, ये क्या करेगा, थोड़ा लैग कर जाएगा। मतलब ये फील्ड आपकी लैग कर जाएगी, वो लीडिंग एज में रहेगा। जैसे 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 हम मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्या करते हैं, कम करते जाते हैं, तो इसकी भी वैल्यू कम होती है लेकिन इसको कोइंसाइड नहीं करती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे मतलब ये क्या करेगा, ये भी इसको कम कर रहे हैं एच को, लेकिन ये इस लाइन पे कम नहीं हो रहा है, जिस लाइन पे कम ये गया था इस लाइन को ये नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये कम हो रहा है, लेकिन इसके कम होने की रेट से ये कम है। और अभी भी जब हमने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को जीरो कर दिया फिर भी ये जीरो नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो कि इसको जीरो करने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड क्या करनी पड़ेगी, अप्लाइड करनी पड़ेगी। मतलब इसमें मैग्नेटाइजेशन अभी भी बचा रहा, ये तो इसे लैग करना बोलते हैं। इस तरह से इसका यहीं से स्टार्ट होता है कि ये धीरे धीरे क्या करने लगता है, ये फील्ड लैग करती जाती है। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अब फिर से उल्टी फील्ड लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यहां तक हमने फील्ड जीरो कर दिया, उसके बावजूद भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब कुछ डोमेन अभी भी अलाइन है और उसी डायरेक्शन में हमने फील्ड हटा लिया तब भी। इसका मतलब वो कुछ चीजें परमानेंट मैग्नेटाइज्ड हो गई थी, अब उनको डीमैग्नेटाइज करना है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो करना है, तो अपोजिट में नेगेटिव फील्ड लगानी पड़ेगी, तब कहीं हम जीरो कर पाएंगे। मतलब ये ऐसा करना पड़ेगा, ये यहां कहीं आएगी ये। तो ये टर्म जो वो क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। जीरो मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर भी जो मैग्नेटाइजेशन बची रहती है, इसी को हम क्या कह देते हैं, रिटेरेटिविटी कहते हैं। जैसे ये है, ये इतने को हम रिटेरेटिविटी कहेंगे। ये कितना रिटेन कर लिया, जीरो लाने पर भी ये क्या नहीं रहा। जैसे अगर इस पॉइंट को हम ए से लिख देते हैं, ये ओ से लिख देते हैं, इसको सी से लिख देते हैं। अब जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, अब उस डायरेक्शन में हमने फील्ड कर दी, उस डायरेक्शन में फील्ड कर दी, तो ये फिर से क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे इंक्रीज करेगा इंटेंसिटी को। अब हमने क्या कर लिया, फिर से इंटेंसिटी जीरो कर दी। अब इंटेंसिटी जीरो कर दी तो उधर के जो डोमेन है उस डायरेक्शन के, और फील्ड उस डायरेक्शन में अप्लाई हुई, तो धीरे धीरे उधर के डोमेन की साइज बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और साइज बढ़ती जाएगी तो उनकी भी साइज क्या होगी, एक लेवल से ऐसे बढ़ेगी इस तरीके से, और वो भी आगे जाकर के क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या करेगा, इस तरीके से बढ़ेगा। ऐसा
और ये फिर से जाके ऐसे कांस्टेंट जो हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, इस तरीके से। अब ये इधर मैग्नेटिज्म को डेवलप कर दिया, जैसे इसने इधर हम करते गए तो ये वैल्यू बढ़ती गई, लेकिन अब यहां से इस तरीके से बढ़ रही है। और जब हम फिर से फील्ड हटा रहे हैं, इस डायरेक्शन को भी फिर से हम वापस लेके जाने की कोशिश करें, जैसे इस पे, तो एच तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसे एच आके 0 हुआ, फिर भी ये 0 नहीं हुआ। अब ये वापस जब आ रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, लैग करता हुआ, ये इससे लैग करती हुई आ रही, मतलब यहां पर आके कहीं ये, और अभी भी जब फिर से इस डायरेक्शन में लाके हमने एच को 0 करा, तो ये इस डायरेक्शन में भी क्या बना रही है, लीड बना रही है, और यहाँ आके क्या कर रही है, हमने फिर से एच को 0 कर दिया, फिर भी ये 0 नहीं हुई। मतलब ये हुआ कि हमने इधर बढ़ाया इसको, अब देखिए तो इधर ये गई इससे, और जब फिर वापस लाए तो फिर ये इस पे नहीं आई, और इसको 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, अपोजिट में फील्ड लगानी पड़ी। और फिर जब ये अपोजिट में लगाया, हमने कहा चलो 0 हो गया ये, फिर इसी डायरेक्शन में इसको मैग्नेटाइज करते हैं। तो इस डायरेक्शन में जब मैग्नेटाइज करते जाते हैं तो ये मैग्नेटाइज धीरे धीरे होता जाता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव में बढ़ती है, दूसरे डायरेक्शन में अलाइनमेंट होने लगता है, दूसरे डायरेक्शन में एक के बाद उधर भी सारे अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। फर्दर इधर भी माइनस एच का मतलब दूसरी डायरेक्शन में अगर आप फील्ड को लगाते जाइए तो क्या होगा, एक लेवल के बाद फिर ये सैचुरेट हो जाएगा, ये मैग्नेटिक सैचुरेशन आ गई, फिर से एच बढ़ाएंगे आप तो ये नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर हमने कहा यहीं से क्या करते हैं, इसको कम करते जाते हैं। तो ये डीमैग्नेटाइज डायरेक्शन में भी उसी मैनर में हो रहा है कि मतलब हमने एच को कम किया तो ये उस लाइन को रिट्रेस नहीं कर रहा है, ये फर्दर थोड़ा बढ़ी हुई, मतलब यहां से वो मैग्नेटिज्म को इतनी आसानी से लूज नहीं कर रहा है, ना इस लाइन को ट्रेस कर रहा है, वो धीरे धीरे कम करते हुए आ रहा है। और जब हमने फिर फील्ड को 0 कर दिया, फील्ड को 0 कर दिया तो ये 0 नहीं हुआ, मतलब ये भी है नेगेटिव रिटेन, मतलब नीचे की रिटेंटिविटी है, ये अपोजिट साइकिल की रिटेंटिविटी है। और फिर से हम क्या करें, अगर इसी साइकिल को इस तरीके से कंप्लीट करते जाएं, इधर भी ले जाएं तो इधर भी ऐसे जाएगा, इस तरीके से। ऐसा ये यहां जाके एक कांस्टेंट बन जाएगा, ये जो लूप बन रहा है ये, तो ये टर्म हो गया रिटेनिटिविटी। और इसको बोलते हैं हम, जो नेगेटिव फील्ड लगा करके हमको क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है, ये इसे बोलते हैं कोएर्सिविटी। तो ये टर्म आपको हम यहां से ओ लिख देते हैं, इसको ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। तो ये जो, या ऐसे इसी में ग्राफ में आपको दिखा देते हैं कि ये जो है ये रिटेनिटिविटी है, ये रिटेन करा, और ये कोएर्सिविटी है, ये इतना क्या है, ये कोएर्सिविटी है। तो जो मैग्नेटिक रिटेंटिविटी होती है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की, वो क्या होती है कि हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, उसमें मैग्नेटाइजेशन हुआ, उसके बाद हम क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगा के 0 करने के बाद भी जो उसमें मैग्नेटाइजेशन बचा रहता है, तो उसकी रिटेन करने की कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटाइजेशन विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड या रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसकी रिटेनिटिविटी है। और उस रिटेनिटिविटी को फिर से फर्दर टोटल मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, अलाइनमेंट को हटाना है, सारे डोमेन को 0 करना है उस डायरेक्शन से। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाते हैं उसे हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। मतलब ये होता है, कोएर्सिविटी किसी चीज की ये बताती है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की, कि उसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर है, टेम्परेचर वगैरह और चीजों पर वो कितना ज्यादा रेजिस्टिव है, कितना ज्यादा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करने में, और जो कैरेक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे लूज करता है अपना फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म की तरफ, और पैरा और कम करते करते क्या करता है, नील होता है। तो वो चीज कम इफेक्ट डालती है। मतलब जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं
उनमें रेटेंटिविटी तो हाई होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ उनकी कोर्सिविटी हाई होगी, मतलब ये थोड़ा फ्लैट होगा, तो उससे फायदा ये होगा कि वो क्या करेगा कि एक्सटर्नल टेम्परेचर वगैरह के लिए भी ज्यादा रेजिस्टिव होगा और रिटेन भी जल्दी करेगा। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए दोनों प्रॉपर्टी आवश्यक है। तो ये जो कंप्लीट लूप बना, ये पूरा जो शेडेड एरिया बना कंप्लीट, ये इसे हिस्टेरेसिस कहते हैं या हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। ये इस लूप को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। और इसमें क्या होगा कि इस कभी भी इसमें जो वर्क डन होगा, जैसे ये साइकिल क्या है, एक टाइप की मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन जैसे इधर से मैग्नेटाइजेशन हुआ, फिर डीमैग्नेटाइजेशन करा यहाँ तक आया, फिर इधर मैग्नेटाइजेशन करा, फिर डीमैग्नेटाइजेशन करा यहाँ तक। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ये कंप्लीट साइकिल है, इनमें जो वर्क डन का लॉस होता है, तो वर्क डन लॉस जो कैलकुलेट करा जाता है वो इस लूप के एरिया को, एरिया अंडर लूप जो होता है वो वर्क डन को बताता है कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में जो एनर्जी का लॉस होता है, एरिया जो होगा अंडर लूप, ये बताएगा वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इसमें जो वर्क डन होगा उसको बताएगा। या एनर्जी लॉस भी पूछा जाता है कि इस तरह से इसके फॉर्म में एनर्जी लॉस क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी वर्क डन से करेंगे। नोट करिए, इसको बनाइए। तो ये कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी, यहाँ से हिस्टेरेसिस और वर्क डन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें अगर हम एक टर्म होता है कि सॉफ्ट मैग्नेट क्या होता है, हार्ड मैग्नेट क्या होता है, या परमानेंट मैग्नेट हम कैसे बनाते हैं, किस मटेरियल को बनाते हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जो हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटाइजेशन बना रहता है आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उनमें मैग्नेटाइजेशन बहुत लॉन्ग समय तक क्या होता है, परसिस्ट करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मेंटेन रहती, मतलब डोमेन अलाइन रहते हैं ऑल्दो द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव। अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को हटा भी दें तब भी उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मेंटेन रहे लॉन्ग टाइम तक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन मेंटेन रहती है, परसिस्ट करती है। जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को लगाए रखते हैं, तब उनमें लगातार परसिस्टेंस रहता है जब तक मैग्नेटिक फील्ड परसिस्ट करती है। उसको रिमूव करेंगे तो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हट जाएगी, मतलब उस लेवल की नहीं रहती है कि परमानेंट बनी रहे या लॉन्ग समय तक बनी रहे। तो वो सॉफ्ट मैग्नेट्स होते हैं, मतलब उनमें आती है। ऐसा नहीं कि हम मैग्नेटिक ऐसा मटेरियल की बात करें जिनमें क्या करें कि एक्सटर्नल फील्ड लगाएं और डोमेन ही ना अलाइन हो। उनमें भी डोमेन अलाइन होते हैं और ठीक ठाक अलाइन होते हैं, इनमें भी डोमेन का अलाइनमेंट पूरा होता है। बस दिक्कत ये होती है कि इनमें जैसे हम क्या करते हैं कि फील्ड को रिमूव करते हैं, ये लॉन्ग टाइम तक इनका क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करता है। आप बोल भी सकते हैं कि अच्छा लॉन्ग टाइम तक करने का मतलब ये हुआ कि इनका रिटेंटिविटी हाई नहीं होगी, और दूसरी चीज ये बाकी चीजों से टेम्परेचर वगैरह अफेक्ट कम डाले, इस वजह से इनकी कोर्सिविटी भी हाई नहीं होगी।
तो जिनकी हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी कोएर्सिविटी हाई होती है, रिटेंटिविटी हाई होती है, लॉन्ग समय तक उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परसिस्ट करती, मैग्नेटाइजेशन रहता है आफ्टर रिमूविंग द फील्ड। और ये जो सॉफ्ट मैग्नेट होते हैं इनमें क्या होता है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन ये हाई होती है जब तक क्या होता है फील्ड परसिस्ट करेगी तब तक वो भी परसिस्ट करेंगे, मतलब इनमें रिटेंटिविटी कम होती है, कोएर्सिविटी कम होती है, लेकिन ये कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो होते ही है। तो हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Very long time after removing the external field। एक्सटर्नल फील्ड को भी हटा लेते हैं तब भी उनमें क्या होता है, ये हाई रहता है। मतलब क्या होना चाहिए, इट है हाई हाई रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ऐसे इसमें एक सब्सटेंस होता है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अलाय होता है, उसे अल्निको कहते हैं। अल्निको ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये एक अलाय है टाइप का। अलाय आप जानते हैं क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये बहुत सारे मेटल का मिक्सचर होता है, उसे एलॉय कहते हैं। एक से ज्यादा अगर मेटल को हम मिक्स करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय कहते हैं। तो ये मिक्सचर होता है किन किन मेटल का, इसमें होता है एल्यूमिनियम, इसमें होता है निकिल, इसमें होता है कोबाल्ट, एल्यूमिनियम लिख दे रहे हैं, एल्यूमिनियम होगा, निकिल होगा, आयरन होगा, कोबाल्ट भी होता है और कॉपर भी होता है। ये इतने मेटल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं, नोट कर लीजिए। जो सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एक्सटर्नल फील्ड के साथ प्रोसेस करती है, दो अलाइंड रहते हैं, लेकिन इनकी रिटेंटिविटी क्या होती है। सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनमें क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट विद एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के साथ ये रहती है। इसमें जो रिटेंटिविटी होती है, इट्स रिटेंटिविटी is low and coercivity is also low। ये तो ऐसे मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, ऐसे सब्सटेंस को हम
इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्मेट में ज्यादा यूज करते हैं, इनका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। जैसे सॉफ्ट आयरन कोर है, फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है ये होती है, आपने देखा होगा इन्हीं आयरन की कोर्स का, इन्हीं का हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। जब हम क्या करते हैं, कॉइल बनाते हैं या सोलेनॉइड्स क्रिएट करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये होते हैं। इसके बाद इसमें बिल्कुल इसी तरीके से परमानेंट मैग्नेट, और अगर आपसे पूछे कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो परमानेंट मैग्नेट वही जो हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके परमानेंट बनाए जाते हैं, और जो सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट वही होते हैं जो सॉलिनॉइड, जो आपको भी बताया है कि करंट कैरिंग लूप होगी तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, तो वो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो होते हैं जिनमें क्या होती है, परसिस्टेंसी होती है, उनकी रेटेक्टिविटी हाई होती है, फोर्सिविटी हाई होती है, और उनमें एक बार मैग्नेटिक फील्ड हमने अलाइन कर दिया, डोमेन अलाइन हो गए, फिर रिमूव भी कर लिया, तब भी बहुत सारे डोमेन क्या होते हैं, अलाइन रहते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है वो जीरो नहीं होती फील्ड रिमूव करने के बाद। तो ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा जो अर्थ मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक मैटर्स थे, और ये सारी चीजें मैंने इसमें मैग्नेटिज्म और मैटर्स, अर्थ मैग्नेटिज्म से जियो मैग्नेटिज्म, ये पूरे कंप्लीट टॉपिक में मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, लगभग सारी चीजें कवर करी है। तो ये टॉपिक आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तो करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमको ईएमआई स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको एक बार आप अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे, ज्यादातर हमने कोशिश करी है कि आपसे सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। तो अब इसके बाद जो ईएमआई है वो है, और एसी थोड़ा सा, फिर ये टॉपिक, ये यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। तो अब इसमें कुछ विशेष बचा नहीं है, इसे नोट कर लीजिए। और कोर्सिविटी के बारे में मैंने बताया था, कोर्सिविटी जो होती है वो इनके फिजिकल रेजिस्टेंस को बताती है, कितना ज्यादा इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको और चीजें अफेक्ट ना करें। जितना ज्यादा कोर्सिविटी होगी उतना टेम्परेचर या फिजिकल चीजें क्या होंगी, उनको कम अफेक्ट कर पाएंगे उनकी मैग्नेटिज्म को। परमानेंट मैग्नेट के लिए जरूरी है कि कोर्सिविटी भी इनकी ज्यादा हो। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे बताते हैं।